everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHSCT के पेपर के बारे में। बेसिकली इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड करा था वो आपका दिसंबर 2020 का पेपर था MHSCT ही वाला, और इसके हमने 85 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और वो आपका 5th पार्ट था। यहाँ पर हम लास्ट आपके 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 85 से 100 तक के, और ये आपका 6th पार्ट होने वाला है और इसके बाद में ये वाला पेपर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है मैच दी फॉलोइंग का है क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बेसिकली बताया गया है कि ये आपके टाइप ऑफ पॉइजन है और ये आपके एक पॉइजन के नाम है, मतलब पॉइजन के आपके एग्जाम्पल्स हैं। सो यहाँ पर अगर हम लिस्ट 1 को 2 से मैच करें तो 2 में अगर हम पहला पढ़ें कैनबिस सटाइवा, तो जो कैनबिस सटाइवा होता है ये आप सभी को पता होगा कि ये एक तरह का ऐसा आपका ड्रग होता है, ऐसा पॉइजन होता है जो कि हैलुसिनेशन कॉज करता है। तो ये आपका हो जाएगा हैलुसिनोजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजिटलिस परप्यूरिया की, तो ये आपका कार्डिक पॉइजन होता है। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद में हम यहाँ से ऑप्शंस को थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ए की मैचिंग 2 के साथ में है और सी की मैचिंग 1 के साथ में है। तो अब यहाँ से आप ऑप्शंस में वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए जो कि आपके मैच नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ए की मैचिंग 1 के साथ दे रखी है, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि ए की मैचिंग 2 के साथ होनी है। यहाँ पर आपकी 3 से है, यहाँ पर आपकी 4 से, तो सारे एलिमिनेट हो गए। एक ही ऑप्शन बचा है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अब इसको ज़रा वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए की मैचिंग 2 के साथ में है, यानी कि जो आपका कार्डिक पॉइजन है वो डिजिटलिस परप्यूरिया है। नेक्स्ट जो आपका बी है स्टिमुलेंट को यहाँ पर निकोटियाना टोबैकम से आपका मैच किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो निकोटियाना टोबैकम होता है ये एक तरह का आपका टोबैको रहती है, बेसिकली उसका साइंटिफिक नेम है ये, और ये आपके स्टिमुलेशन कॉज करते हैं, तो स्टिमुलेंट के जैसे ये वर्क करते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका हैलुसिनेजन को आपका कैनबिस सटाइवा से मैच किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट बचा एक ही ऑप्शन है थर्ड वाला, तो डी को थर्ड से मैच करा गया है डिप्रेसेंट पैपावर सोमनीफेरम, तो ये भी बिल्कुल सही है। पैपावर सोमनीफेरम जो होता है ये ओपियम का दूसरा नाम होता है। ओपियम का बेसिकली साइंटिफिक नेम होता है और जो ओपियम होता है वो डिप्रेसेंट की तरह से वर्क करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डेट रेप ड्रग। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो रेप ड्रग की जैसे यूज़ नहीं कर जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ निकोटीन। निकोटीन जो रहता है एक तरह का आपका जो हमने देखा था स्टिमुलेंट पॉइजन होता है, स्टिमुलेंट का काम करता है, तो वो आपका निकोटीन है जो कि आपका डेट रेप ड्रग के जैसे इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट है। बेसिकली ये कुछ इतने ड्रग्स होते हैं जिसका यूज़ करा जाता है एज अ डेट रेप ड्रग। तो ये नाम बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपका अदर नेम है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया और बाकी जो फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म है वो भी यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा। सारे के सारे पॉइजन्स के नाम, सारे के सारे ड्रग्स के नाम अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी फिर से मैच दी कॉलम का ही है। यहाँ पर आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम एक तरफ देखें तो ये आपकी वही क्लासिफिकेशन है, मतलब एक तरह का आपके एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो आपका लिस्ट 2 है यहाँ पर आपका जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो आपके अलग अलग टाइप के पॉइजन्स होते हैं, उनको सबको यहाँ पर बताया गया है। तो अब इसको करना है आपको मैच। तो अगर हम सबसे पहला यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर जो लिस्ट 1 का ए है एल्थ्रीन, तो जो आपका एल्थ्रीन है तो वो आपका करेक्ट मैच है पायरीथ्रीन के साथ में। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आप इस तरह से भी मैच कर सकते हैं कि जो आपका थ्रीन है तो ये आपका पायरीथ्रीन से मैच होगा। ये हर बार सही नहीं होता है, तो ज़्यादा गैस वर्क भी मत करिएगा आपके एग्ज़ाम में। कभी कभी ये चीज़ सही हो जाती है, लेकिन ज़्यादा गैस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको इस तरह से बहुत सारे करेक्शंस मिल जाते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ऑप्शन आया है और इसके बारे में आपको नहीं पता है लेकिन बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको पता है, तो आप उस कंडीशन में गैस वर्क का काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ एक का आपको सिर्फ डाउट लग रहा है कुछ आपको, तो उस बेस पर आप आंसर मार्क करें, तो ये चीज़ आप मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो एल्थ्रीन जो रहता है वो आपका पायरीथ्रीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोथियन, तो जो क्लोरोथियन होता है ये आपका एक तरह का ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है। CLD कार्ब, LD कार्ब जो होता है एक तरह का आपका कार्बामेट होता है। कार्ब जहाँ पर भी आपको नज़र आएगा किसी भी आपके पॉइजन के नाम में, तो वो आपका कार्बामेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो कार्ब को आप कार्बामेट से आराम से मैच कर सकते हैं।
लास्ट आपका एक ही बचा एंड्रीन। तो जो एंड्रीन है ये आपका ऑर्गेनोक्लोरीन्स होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ जितना यहाँ पर पूछा गया है इसी से ना याद करिएगा, जो आपके यहाँ पर लिस्ट 2 में बताया गया है ऑर्गेनोक्लोरीन्स। तो अब आपको गूगल सर्च करना है कि ऑर्गेनोक्लोरीन्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं और ऑर्गेनोक्लोरीन्स का बेसिक मतलब क्या होता है। सिंपल सा ऑर्गेनोक्लोरीन्स आपका ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो वो आपका ऑर्गेनोक्लोरीन्स। उसी तरह से आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस भी हो जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फॉस्फोरस के कंपाउंड के साथ में बनते हैं। तो इस तरह से आपको सारे के सारे यहाँ पर जितने चारों लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या होता है वो आपको ढूंढना है, और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं वो एक जगह अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जब आप इसको सर्च करेंगे तो जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे, लेकिन कुछ ही उसमें से आपको नोट करने हैं। मतलब जो आपको लगे कि ये थोड़ा सा कई बार आपके एग्जाम में आता रहता है तो वो सब कुछ आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अब तक आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा होगा तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इतना कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आपकी नेट के एग्जाम में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो रहते हैं नेट के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काम ज़रूर से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पर पूछा गया है कैरोसिन स्मेल इज़ डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन। तो कैरोसिन की जो स्मेल होती है वो इसमें से कौन से पॉइजन में आपको पता चलती है, इसमें से किस में डिटेक्ट होती है। सो बेसिकली जो आपके ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपको कैरोसिन की स्मेल डिटेक्ट हो जाती है आराम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और यहाँ पर पूछा गया है NPIC। NPIC का मतलब है नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। इसको एम्स में स्टार्ट किया गया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1995 में NPIC दैट मीन्स नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी स्टार्टिंग करी गई थी एम्स न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं NPIC से रिलेटेड। सो बेसिकली ये चीज़ तो होएगी कि आपका फेब 1995 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी के अंडर एम्स का जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी, वहाँ पर NPIC का स्टार्टिंग करी गई थी और ये दिल्ली वाले में करा गया था। ठीक है, उसके अलावा जो सेंटर है वो प्रोवाइड करता है राउंड द क्लॉक इन्फॉर्मेशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड जनरल पब्लिक। तो बेसिकली NPIC के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल पॉइजन्स इंफॉर्मेशन सेंटर। तो जो आपके नेशन में जितने भी फ्रीक्वेंटली पॉइजन्स यूज़ करे जाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको और साथ में जो जनरल पब्लिक होती है उनको। तो ये काम होता है आपका NPIC का। उसके अलावा ये इनका अगर हम मिशन की बात करें तो ये इनका मिशन है, आवर मिशन इज़ टू प्रोवाइड रेलिवेंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प मिटिगेट एंड मैनेज द पॉइजनिंग्स। जो पॉइजन का यूज़ हो रहा होता है उसको कम करना और उसको मैनेज करना, ये इनका मिशन है। नेक्स्ट ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कलर कोड। पॉइजन के लिए बेसिकली जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके लिए एक कलर कोड प्रोवाइड करा गया है। ये भी आपका NPIC की जो आपका एम्स की वेबसाइट थी वहीं से मैंने लिया है। तो वहाँ पर जो आपके एक्सट्रीमली टॉक्सिक पॉइजन्स होते हैं उनके लिए रेड कलर यूज़ करा जाता है, जो आपके हाईली टॉक्सिक होते हैं उनके लिए येलो कलर, जो मॉडरेटली टॉक्सिक होते हैं उनके लिए ब्लू लेबल का यूज़ करते हैं और स्लाइटली टॉक्सिक के लिए ग्रीन लेबल। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, स्लाइटली टॉक्सिक है तो ग्रीन, मॉडरेटली टॉक्सिक है तो ब्लू मतलब स्लाइटली से थोड़ा सा ऊपर, और मॉडरेटली से थोड़ा सा ऊपर यानी कि हाईली टॉक्सिक है तो येलो, और हाईली से भी ऊपर पहुंच गए यानी कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो गया तो वो आपका रेड कलर को यूज़ करेंगे, रेड लेबल को यूज़ करेंगे। और ये जो लेबल्स यहाँ पर बने हुए हैं ये आपने कई बार जो आपकी मॉर्टिन आती थी, आपकी मॉर्टिन जो कॉइल रहती थी मॉस्किटो को भगाने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा उसके बैक साइड में आपने कभी अगर नोटिस किया हो तो ये अलग अलग तरह के आपके कलर के कोड वहाँ पर आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉइजन को डिटेक्ट करता है। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जहाँ पर कोई भी पॉइजन सब्सटेंस अवेलेबल होगा तो उसमें ये वाला जो आपके सिंबल्स बने होते हैं तो ये आपको वहाँ पर ज़रूर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि उस पर जो टॉक्सिक कंटेंट है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ठीक है, तो ये जो कोड है यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपके कुछ सिंबल्स हैं जो आपके डिनोट करते हैं कि अलग अलग तरह के चीज़ों को। सो बेसिकली जहाँ पर आपकी कोरोसिव सब्सटेंस होंगे तो उसके लिए ये वाला सिंबल रहता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जहाँ पर रहते हैं तो उसके लिए ये सिंबल को यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग के लिए ये वाला है,
नेक्स्ट है आपका हेल्थ हैज़ार्ड, तो ये सिंबल है। इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड के लिए ये वाला सिंबल है। टॉक्सिक नॉर्मल है तो सिर्फ ये वाला सिंबल रहेगा। कंप्रेस्ड गैस के लिए ये लास्ट वाला है। फ्लेमेबल के लिए ये है आपका, और लास्ट में आपका हार्मफुल के लिए ये। तो ये आपके 9 सिंबल्स हैं यहाँ पर, तो इनको बहुत ध्यान से रखिएगा, इनको अपने माइंड में रखिएगा। वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये कोरोसिव सब्सटेंस के लिए कौन सा सिंबल को यूज़ करा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर पूछा गया है अ सस्पेक्ट इज कॉट 30 days आफ्टर ही कमिटेड अ मर्डर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, एनालिसिस ऑफ विच मैट्रिक्स ऑफ सस्पेक्ट इज मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई द ड्रग। सो यहाँ पर किसी इंडिविजुअल ने क्राइम किया था, अब वो भाग गया, और जब उसने क्राइम किया था तो उसने बहुत सारे ड्रग्स का इंटेक कर रखा था, तो मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स में उसने और जो भी क्राइम किया वो किया। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि 30 डेज़ के लिए वो भाग गया, 30 डेज़ के बाद में उसको पकड़ा गया, सीधी सी बात है इतनी। तो अब उसको किस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो वही इंडिविजुअल है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका पहला तो है ब्लड। तो जो आपका ड्रग का कंटेंट रहता है वो ब्लड में फाइंड आउट ज़रूर होता है, लेकिन वो आपका ब्लड में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका 30 डेज़ की ड्यूरेशन बताई गई है, तो इस वजह से ये आपका आंसर नहीं हो सकता। स्वेट के साथ और सलाइवा के साथ भी सेम कंडीशन है। जो आपके हेयर रहते हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेयर में आपका अगर कोई इंडिविजुअल बहुत टाइम से इनटेक कर रहा है किसी भी तरह के ड्रग का, तो वो आपका धीरे धीरे जो आपके हेयर की जहाँ पर रूट्स होती हैं उनके पास वो उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो उसी वजह से अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसने ड्रग के इन्फ्लुएंस में कोई क्राइम किया था और 30 डेज़ के बाद में उसको फाइंड आउट किया गया, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर वो ड्रग्स ले रहा है तो ड्रग्स की आदत इतना आराम से जाती तो है नहीं, तो वो बाद में भी ड्रग्स लेता रहा होगा और पहले से भी ले रहा होगा। तो अगर बाद में उसके जो हेयर्स रहते हैं वो मिलते हैं, मतलब उस इंडिविजुअल के ऊपर सस्पेक्शन जाता है, तो उसके फिर जो हेयर्स होंगे उसको कलेक्ट किया जाएगा, और जो उसके रूट वाला पोर्शन रहता है वहाँ पर उसका एनालिसिस करी जाती है ड्रग्स की प्रेजेंस की। तो उसके बेसिस पर ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो वही इंडिविजुअल है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर पूछा गया है कंडीशन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस आफ्टर डेथ। डेथ के बाद में जब बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है तो उसको क्या कहते हैं। सो बेसिकली अगर हम सारे ऑप्शंस का मतलब समझे तो सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्टिंग करते हैं एल्गर मॉर्टिस की। तो एल्गर मॉर्टिस का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होना, दैट मीन्स पोस्टमार्टम कूलिंग। यानी कि पोस्टमार्टम का मतलब डेथ के बाद की चीज़ें जो भी होंगी, तो डेथ के बाद में इंडिविजुअल की बॉडी के टेम्परेचर का कम होना, दैट मीन्स पोस्टमार्टम कूलिंग होना, उसको हम बोलते हैं एल्गर मॉर्टिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्टमार्टम रिजिडिटी, तो रिजिडिटी का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में आपकी जो ह्यूमन बॉडी रहती है बेसिकली, तो उसमें एक तरह से रिजिडिटी आने लगती है। रिजिडिटी का मतलब रहता है कि जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो वो चीज़ आपकी रिजिडिटी कहलाती है। तो वो भी आपका पोस्टमार्टम रिजिडिटी हो गया। नेक्स्ट पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो लिविडिटी का मतलब होता है, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, कोई इंडिविजुअल है उसने हैंगिंग की वजह से उसकी डेथ हुई है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल था उसने पंखे में लटक कर अपनी सुसाइड कर लिया, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर ये इंडिविजुअल का पूरा बॉडी का जो वेट है वो नीचे की साइड में जा रहा है। तो अब जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो बॉडी का सर्कुलेशन होता है वो तो स्टॉप हो जाता है। अब क्योंकि सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा है, तो अब यहाँ पर होता क्या है, जितना भी ब्लड होता है वो बॉडी के उस पार्ट तक पहुंच जाता है, उस सरफेस पर पहुंच जाता है जिस जगह पर आपकी बॉडी का पूरा वेट स्टैंड करता है, उस जगह पर फॉल करता है। तो यहाँ पर तो एक कंडीशन हमने समझ ली कि किसी ने सुसाइड किया है, जो हैंगिंग का केस है। तो यहाँ पर क्योंकि बॉडी का वेट सारा नीचे की तरफ है, तो इस वजह से जो ब्लड का कह सकते हैं कि एक तरह से कलेक्शन होने लगेगा, तो वो आपके बॉडी के लोअर पार्ट्स में होने लगेगा।
तो ये चीज़ आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी मतलब कि बॉडी का कलर का चेंजेस, क्यों? क्योंकि जो ब्लड होता है वो आपके जो डिपेंडेंट पोर्शन होता है जिसमें सरफेस पर आपकी बॉडी का वेट जहाँ पर होता है वहाँ पर कलेक्ट होने लगता है। अब यहाँ पर एक इसको सिंपल सा भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जो कि बेड पे रात को सो रहा था और रात में किसी इंडिविजुअल ने किसी भी बाई एनी मीन्स हम कह सकते हैं सफोकेशन की वजह से मतलब पिलो रख दिया मुंह के ऊपर तो थोड़े से इनहेल नहीं कर पाए ऑक्सीजन को, या कोई भी मेथड A to Z कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल की डेथ हो गई। तो अब जो इंडिविजुअल था वो बेड के ऊपर लेटा हुआ था इस तरह से कुछ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं तो जो बॉडी का वेट है वो पूरा का पूरा आपके बेड की सरफेस पर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जितना भी ब्लड होगा वो सारा का सारा आपका जिस सरफेस पर आपका कांटेक्ट है बेड के साथ में उस जगह पर आपका ब्लड जाने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी कहलाती है। मतलब आपका ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप होने की वजह से जो ब्लड रहता है वो उस सरफेस पर उस पार्ट पर जाने लगता है जहाँ पर आपका ब्लड जो आपका बॉडी का वेट होता है वहाँ वो जिधर होता है वहीं पर आपका कलेक्ट होने लगेगा। तो वो चीज़ पोस्टमार्टम लिविडिटी कहलाती है जिसमें आपका बॉडी के कलर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब लास्ट बचा, तो इसमें से जितने हमने ऑप्शंस को पढ़ा ये तो आपका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड जो बॉडी का टेम्परेचर है उसमें इंक्रीमेंट होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी होता है इसका मतलब होता है कि डेथ होने के बाद में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो वो चीज़ आपकी पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी कहलाती है। अब ये इनका सीक्वेंस क्या होता है, किस किस तरह से होता है, तो इसके लिए जब हम पूरा इसको जो डेथ इन्वेस्टिगेशन जो थैनेटोलॉजी वाला पोर्शन होता है उसको पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इसको अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच टेस्ट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पॉट टेस्ट फॉर एम्फेटामीन। एम्फेटामीन के लिए कौन सा कॉमनली स्पॉट टेस्ट होता है, तो वो होता है आपका मेंडेलियंस टेस्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं और इन सारे टेस्ट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। सो बेसिकली ये मैंने टेस्ट जितने भी हैं बहुत बार बता रखे हैं जब मैंने आपको जितने भी बाकी के पॉइजन्स पढ़ाए थे फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की सीरीज़ में, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर दी है। तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आज सच कुछ भी एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मॉडिफाइड ड्यूकोनस लिबाइन टेस्ट लिखा है, मेंडेलियंस टेस्ट लिखा है, ये आपका है एहरलिच टेस्ट। तो इसके बारे में बता देती हूँ आपको। सो बेसिकली ये जो टेस्ट है आपका जो इंडोल्स और यूरोबिलिनोजेंस अवेलेबल होते हैं उसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। कॉमनली इसका यूज़ इसी पर्पज़ से किया जाता है, लेकिन इसका जो यूज़ होता है स्पॉट टेस्ट की तरह से जो ट्राइप्टामीन्स होते हैं फॉर एग्जांपल DMT और जो एर्गोलॉइड्स होते हैं जिसको हम LSD कहते हैं, तो उसके डिटेक्शन के लिए एज ए स्पॉट टेस्ट आपका एहरलिच टेस्ट को यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये चीज़ गूगल कर लेंगे कि LSD की फुल फॉर्म क्या होती है और DMT की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने पहले कई बार बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली जो एहरलिच टेस्ट होता है इसको हम एहरलिच एल्डिहाइड टेस्ट भी कहते हैं। और ये जो टेस्ट बेसिकली है जो एहरलिच टेस्ट है इसके लिए बेसिकली इसका जो इवॉल्वमेंट है ये आपके पॉल एहरलिच ने किया था। ये एक साइंटिस्ट थे और इनकी इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इन्होंने बेसिकली टाइफॉइड को बेसिकली यूज़ किया था, टाइफॉइड को डिस्टिंग्विश किया था सिंपल डायरिया से टाइफॉइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए पॉल एहरलिच को नोबेल प्राइज़ मिला था और इन्होंने ही आपका ये जो एहरलिच टेस्ट है ये दिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी नाम इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। अब ये जो रिएजेंट आप यूज़ करते हैं ये क्या होता है, एहरलिच रिएजेंट इसको कहते हैं। और यहाँ पर आपका 0.5 to 2 ग्राम ऑफ पी डाइमेथाइल एमीन बेंजल्डिहाइड यानी कि DMAB को 50 ml ऑफ 95% एथेनॉल एंड 50 ml ऑफ कंसनट्रेट HCl में मिक्स करके जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका एहरलिच रिएजेंट कहलाता है और जिसका एप्लीकेशन आपको अपने क्वेश्चन सैंपल के ऊपर करना होता है। ठीक है, इतना हो गया। आगे मूव करते हैं और ये स्कॉट टेस्ट है आपका। ये बेसिकली आपके जो कोकेन रहते हैं उसके प्रिजर्वेटिव टेस्ट के लिए किया जाता है। HCl क्लोरोफॉर्म और स्कॉट रिएजेंट का यूज़ करते हुए ये आपका रिएजेंट लिखा हुआ है और ये आपका ब्लू कलर इंडिकेशन देता है क्लोरोफॉर्म लेयर के ऊपर, वो बताता है कि आपका कोकेन की प्रेजेंस है या नहीं। तो ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर आपका पूछा गया है कोलिजन डिटेक्शन
मल्टीपल एक्सेस एंड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं ऑफ डिजिटल प्रोटोकॉल जिसका यूज़ करा जाता है इसमें से कौन सी डिवाइस में। तो ये जो आपके कोलिजन डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस एंड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, ये जो डिजिटल प्रोटोकॉल्स हैं इनका यूज़ सेलफोन्स में क्या रहता है, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स में करा जाता है। अब ये होते क्या हैं इनको यहाँ पर समझ लेते हैं। ये बेसिकली पूरा चार्ट है आपके सामने, आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें CSMACD, तो ये होता है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, और इसी का जैसा एक सिमिलर दिखने वाला लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वो होता है आपका करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो अभी हमने जो क्वेश्चन में था, एक तो कोलिजन डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस था, दूसरा आपका टाइम डिटेक्शन वाला था। तो पहले हम यहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन को पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे टाइम डिटेक्शन की, ठीक है। तो जो कोलिजन डिटेक्शन होता है वो आपका एक तरह का CSMA यानी कि करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता है, जिसकी यूज़ करते हुए हम कोलिजन का डिटेक्शन कर सकते हैं ऑन अ शेयर्ड चैनल। और जो आपका CSMA अवॉइड कोलिजन है, ये बेसिकली जो आपका अवॉइड कोलिजन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब बेसिकली जो कोलिजन होता है उसको अवॉइड करने के लिए CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस को हम यूज़ करेंगे, और कोलिजन डिटेक्शन यानी कि जो कोलिजन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम CSMACD का यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये बेसिकली डिटेक्शन प्रोटोकॉल है, ये आपका अवॉइडेंस प्रोटोकॉल है। और जो आपका CSMACD होता है इसमें जो रहता है 802.3 ईथरनेट नेटवर्क केबल यूज़ करी जाती है, और जो कोलिजन अवॉइडेंस है वहाँ पर 802.11 ईथरनेट नेटवर्क यूज़ करते हैं। और जो आपका कोलिजन डिटेक्शन है ये वायर्ड नेटवर्क्स होता है, और दूसरा वाला वायरलेस नेटवर्क होता है। कोलिजन डिटेक्शन इफेक्टिव होता है आफ्टर कोलिजन डिटेक्शन ऑफ अ नेटवर्क, और जो कोलिजन अवॉइडेंस होता है वो इफेक्टिव होता है कोलिजन डिटेक्शन से पहले। कोलिजन डिटेक्शन से पहले अवॉइडेंस वाला इफेक्टिव होता है, लेकिन कोलिजन डिटेक्शन के बाद में आपका कोलिजन डिटेक्शन इफेक्टिव होगा। उसके अलावा ये बेसिकली जो कोलिजन डिटेक्शन होता है ये रिकवरी टाइम को कम करता है, और जो आपका कोलिजन अवॉइडेंस होता है ये आपके जो कोलिजन के रिस्क होते हैं उसको मिनिमाइज़ करता है। कोलिजन डिटेक्शन जो रहता है वो बेसिकली एक डेटा पैकेट कन्फ्लिक्ट जहाँ पर होता है किसी भी शेयर्ड चैनल पर, वहाँ पर ये रिसेंड करता है डेटा फ्रेम को, और यहाँ पर वेयर एज द CSMACA वेट अंटिल द चैनल इज़ बिजी एंड डजंट रिकवर आफ्टर अ कोलिजन। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपका कोलिजन डिटेक्शन रहता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर्ड टू CSMA यानी कि करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के कंपैरिजन में कोलिजन डिटेक्शन की आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। दैट मीन्स यहाँ पर मतलब क्या हुआ, जो आपका करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता है ये एक तरह की चीज़ रहती है। अब इसके अंदर फर्दर दो चीज़ें आती हैं, कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम CSMACD यानी कि कोलिजन डिटेक्शन को जब हम CSMA से कंपेयर करते हैं तो कोलिजन डिटेक्शन ज़्यादा आपका एफिशिएंट होता है, और जो आपका कोलिजन अवॉइडेंस रहता है उसकी एफिशिएंसी सिमिलर होती है CSMA से। और जो आपका कोलिजन डिटेक्शन होता है ये आपका मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल है, लेकिन जो कोलिजन अवॉइडेंस है वो आपका लेस पॉपुलर प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये दोनों ही आपके जो सेलफोन्स होते हैं उनके लिए यूज़ करा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा बहुत है, तो अगर एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं तो आपके माइंड में रह जाएगा। अगर बाई चांस आ जाता है क्वेश्चन तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर फर्दर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन में आपका टाइम से रिलेटेड होगा, फ्रीक्वेंसी में आपका फ्रीक्वेंसी से लिंक होगा। तो टाइम डिवीजन क्या है, एक तरह का डिजिटल सेलुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो फैसिलिटेट करता है बहुत सारे यूज़र्स को कि वो सेम फ्रीक्वेंसी को शेयर करें विदाउट एनी इंटरफेरेंस। और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो डिवाइड करती है सिग्नल को अलग अलग स्लॉट्स में, यानी कि जो सिग्नल्स होते हैं उनको अलग अलग टाइम स्लॉट में डिफ्रेंशिएट करती है, उनको अलग करती है, एंड जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज़ करती है, जिसका यूज़ आपका डिजिटल मोबाइल रेडियो सिस्टम में किया जाता है। तो ये हो गया आपका टाइम डिवीजन, यानी कि टाइम का डिवीजन करना, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगा उसका डिवीजन होगा। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनालॉग मल्टीपल एक्सेस मेथड्स। ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं उसको डिवाइड करा जाता है अलग अलग चैनल में इक्वल बैंडविड्थ में,
जिससे जो कन्वर्सेशन होता है उसको हम कैरी कर सकें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। और ये आपका फर्स्ट जनरेशन एनालॉग मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन। इसको मतलब ये मत सोचेगा कि ये कंप्यूटर का पार्ट है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने इससे पहले आपके एग्जाम में देखा नहीं, लेकिन यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ा सा इनको दिमाग में रख लीजिएगा कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज हैज़ बीन मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ NABL। NABL की कौन से डॉक्यूमेंट में जो फोरेंसिक साइंस लैब की एक्रेडिटेशन के बारे में बताया गया है, तो वो कौन सी स्पेसिफिक गाइडलाइन है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NABL 113। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल इज मोस्ट सूटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ डायटम्स। डायटम्स का डिटेक्शन के लिए आप जो डेथ होती है ड्राउनिंग की वजह से, तो अगर वहाँ पर आपको डायटम्स चेक करने हैं, डायटम्स की अवेलेबिलिटी आपको देखनी है, तो उसके लिए कौन सा मोस्ट सूटेबल पार्ट रहता है, तो करेक्ट आंसर है स्टर्नम। स्टर्नम आपका मोस्ट सूटेबल पार्ट रहता है डायटम्स के डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट टू डिटरमाइन डेथ ऑफ हार्ट। सो ये बेसिकली आपके 4 तरह के टेस्ट होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होते हैं उसको भी हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। उससे पहले इसका करेक्ट आंसर है विंस्लोव्स टेस्ट। अब यहाँ पर बाकी के टेस्ट को समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो मैग्नस टेस्ट होता है, बेसिकली जो मैग्नस टेस्ट होता है इसको हम लाइगेचर टेस्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली आपका इसमें क्या रहता है कि जब आप एक फिंगर जो जिस भी इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी होती है, तो उसकी एक फिंगर में एक लाइगेचर आप बनाते हैं, उसमें एक नॉट बनाते हैं एक डिस्टल पार्ट पे, और फिर आप उसको रिलीज़ करते हैं। तो फिंगर नेल्स में, यानी कि जो आपका फिंगर नेल है उसके ऊपर आप अपने फिंगर का यूज़ करते हुए प्रेशर अप्लाई करते हैं और फिर उसको रिलीज़ करते हैं। ये काम आप फिंगर जो नेल रहता है वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप एक लाइगेचर भी बना सकते हैं, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर उसमें चेक किया जाता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी कि जब आप अभी नॉर्मल लिविंग बॉडी में आप चेक करें तो जैसे ही आप फिंगर पे दबाते हैं, प्रेस करते हैं नेल के ऊपर, तो वो आपका कंप्लीट वाइट होने लगता है, और जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हैं तो वो आपका वापस से रेड होने लगता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपने प्रेस किया था तो उस टाइम पर आपका ब्लड फ्लो रुक चुका था। जैसे ही आपने रिलीज़ किया, ब्लड आपका कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होने लगा। तो अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई होगी तो ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन आपका वैसे ही स्टॉप हो चुका है। तो ये आपका होता है मैग्नस टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायफिनस टेस्ट की, तो डायफिनस टेस्ट को हम ट्रांसल्यूजन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपका हैंड होता है, हैंड के नीचे से आपको, यानी कि जो आपका पाम वाला साइड रहता है, वहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स अप्लाई करना होता है, और फिर आपको देखना होता है कि जो आपका फिंगर्स में वाला जो वेब रहता है वहाँ पर, या फिर जो आपका बैक साइड होता है, आपको वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसल्यूजन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये काम जब आप लिविंग बॉडी में करते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपके बैक साइड में रेडनेस नज़र आती है। लेकिन जब यही सेम काम आप अपने जो डेड बॉडी होती है उसके साथ में करते हैं तो वहाँ पर आपको फेल, मतलब वो चीज़ आपको नहीं दिखने को मिलती है, यानी कि फेल टू शो रेडनेस इन वेब स्पेस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपके डायफिनस टेस्ट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकार्ट्स टेस्ट की, तो यहाँ पर क्या रहता है, जो फ्लोरोसेंस होता है, फ्लोरोसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका इंजेक्शन करा जाता है। और इसके इंजेक्शन से बेसिकली ये अगर बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है तो वो आपका येलो कलर अगर आपको नज़र आता है तो वो ये चीज़ दिखाता है कि बॉडी में सर्कुलेशन प्रेजेंट है। और अगर आपका येलो कलर विजुअलाइज नहीं होगा तो ये चीज़ ये शो करेगा कि सर्कुलेशन एब्सेंट है, यानी कि आपकी जो भी इंडिविजुअल था उसकी डेथ हो चुकी है। तो येलो कलर की प्रेजेंस आपकी दिखाएगी कि जो भी बॉडी है उसमें लाइव अभी अवेलेबल है, सर्कुलेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर येलो कलर नहीं नज़र आएगा, दैट मीन्स उस इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है। विंस्लोव्स टेस्ट की बात करें तो यहाँ तक जितने भी हमने टेस्ट देखे ये आपके सारे के सारे सर्कुलेशन वाले टेस्ट है। सर्कुलेशन वाले टेस्ट का क्या मतलब है, जो बॉडी सर्कुलेशन होता है तो इसका मतलब जो आपका सर्कुलेटरी मूवमेंट हो गया उसको हमने चेक किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें विंस्लोव्स टेस्ट की, तो विंस्लोव्स टेस्ट जो रहता है वो रेस्पिरेशन को चेक करने के लिए होता है। यहाँ पर होता क्या है, जो भी इंडिविजुअल इसकी डेथ हो चुकी है उसके चेस्ट के ऊपर एक बाउल रखा जाता है और उस बाउल के अंदर आपने कुछ भी लिक्विड सब्सटेंस को फिल करना है, जनरली वाटर को फिल करा जाता है। और उसके बाद में
उस वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि उसमें मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है दैट मीन्स जो इंडिविजुअल है वो जो इन्हेलेशन और एक्सरे यानी कि रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है वो कर रहा है, दैट मीन्स वो इंडिविजुअल अभी जिंदा है। लेकिन अगर आपको कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आता है दैट मीन्स उस इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है विंस्लोव्स टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी ऐसा इसमें कुछ याद करने का है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हेन ब्रॉड सर्फेस ऑफ स्किन स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ सर्फेस इट प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एबरेशन। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेज एबरेशन। अब ये सारे क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, अभी हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करा था पैसेज वाला वुंड एंड इंजरी का, तो वहाँ पर मैंने सारे के सारे जो टाइप्स हैं इनको बहुत डिटेल में समझा था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख रखा होगा, तो मुझे यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। आगे मूव करते हैं और ये हमारा आज का और इस पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा गया है क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हैल्यूसिनेशन। ये बेसिकली गलत हो गया है, सी नहीं होगा, ये हैल्यूसिनेशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन क्रोनिक पॉइजनिंग जो रहती है जिसकी जो हैलुसिनेशन कॉज करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोकेन। कोकेन जो होता है वो हैलुसिनेशन कॉज करता है। और जो हमने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे मैंने बताया था एलएसडी, तो एलएसडी की फुल फॉर्म रहती है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम कुछ और अच्छे अच्छे वीडियोस को लाएंगे जहाँ पर आपकी जो नेट के एस्पेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं टच किया है, तो उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उसको हम कवर कर लेंगे, और बाकी जो कुछ मुझे लगेगा तो वो सारा का सारा मैं बताऊँगी। बाकी जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की। ठीक है, सो ये वीडियो करते हैं अभी एंड। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।